5वीं कन्या को जन्म दिया है और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। यही सुनते ही उनका चेहरा म्लान, रक्तहीन और निस्तेज हो गया। शक्ति बाण लगने पर रामायण के लक्ष्मण का चेहरा भी शायद इस प्रकार ना मुरझाया होगा जिस प्रकार इस समय गुरुचरण बाबू का चेहरा मुरझाया हुआ था। गुरुचरण बाबू एक बैंक में साधारण क्लर्क हैं। वेतन है 60 रुपये। आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि उनका शरीर कैसा होगा। किराए पर चलने वाले तांगे के मरियल घोड़े जैसा, उतने ही दुबले पतले, उतने ही दयनीय और चाबुक खाने के लिए सदैव तत्पर। इसके बावजूद यह महाभयंकर शुभ संवाद सुनकर उनके तन मन पर जो कोड़ा पड़ा, उससे वे स्तब्ध रह गए। गुरुचरण के हाथ में ली हुई हुक्के की नली हाथ में ही रह गई। उसे मुंह तक लाने और एक कश खींचने तक की शक्ति उनके अंदर न रही। वे इस तरह धम्म से नीचे बैठ गए जैसे उनके अंदर की सारी शक्ति निकल गई हो और स्तब्ध से वहीं पड़े रहे। यह शुभ संवाद लाई थी उनकी तीसरी बेटी अन्नाकाली, जिसकी उम्र 10 वर्ष थी। शुभ संवाद देने के बाद वह अपने पिता से बोली, बाबूजी चलो ना अंदर, देख लो माँ और गुड़िया को। गुरुचरण ने ऊपरी दृष्टि की, अन्नाकाली को देखा और फिर शक्ति बटोरते हुए उससे बोले, एक गिलास पानी तो ले आ बिटिया, मैं पहले पानी पीऊँगा। अन्नाकाली अपने पिता की ओर आश्चर्य से देखती हुई धीरे धीरे अंदर की ओर चली गई। गुरुचरण उसी तरह बैठे बैठे इस कन्या शिशु के जन्म के समय में होने वाले खर्चों के संबंध में सोचने लगे। लोगों से भरे प्लेटफॉर्म पर गाड़ी के आते ही मुसाफिर किसी कंपार्टमेंट के खुले दरवाजे को देखते ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर किस तरह अंदर घुस पड़ने के लिए मारा मारी शुरू कर देते हैं, उसी तरह अनेक चिंताओं की भीड़ गुरुचरण के दिमाग में आने लगी। उन्हें ध्यान आया, पिछले वर्ष अपनी दूसरी बेटी का विवाह करते समय उन्हें बहू बाजार का यह अपना 2 मंजिला पैतृक मकान गिरवी रख कर कर्ज लेना पड़ा था। पिछले 6 महीने से वे सूद की एक भी किस्त नहीं चुका सके हैं। अगले महीने नवरात्र में दुर्गा पूजा के अवसर पर गुरुचरण को अपनी बीच वाली बेटी के घर नए कपड़े, फल और मिठाई भेजनी है। कल देर रात तक ऑफिस में काम करने के बावजूद हिसाब ठीक तरह नहीं मिला था। आज दिन के 12 बजे तक उसे मिलाना है और डेबिट कार्ड एक करना है। कल ही उनके बड़े साहब ने ऑर्डर जारी किया है कि दफ्तर में कोई मैले कपड़े पहनकर नहीं आएगा और जिसके कपड़े मैले पाए जाएंगे उस पर जुर्माना होगा। इधर हाल यह है कि घर के आधे कपड़े लेकर धोबी पिछले हफ्ते से गायब है। गुरुचरण को लगा वह और अधिक देर बैठे नहीं रह सकेंगे। हुक्के की नली एक ओर रख कर वे दरी पर लेट गए और मन ही मन भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, इस कलकत्ता शहर में हर रोज न जाने कितने आदमी घोड़ा गाड़ी के नीचे आ जाते हैं और अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तुम्हारी दृष्टि में क्या वे लोग मुझसे भी बड़े पापी और अपराधी हैं? हे दयालु भगवान, मुझ पर दया कर, एक बड़ी सी गाड़ी मेरी छाती के ऊपर से भी निकाल दो। अन्नाकाली पानी लेकर आई और अपने पिता से बोली, लो बाबूजी, उठो और पानी पी लो। गुरुचरण किसी तरह उठे, लड़की से पानी लिया और एक ही सांस में उसे गले से नीचे उतार कर अन्नाकाली से बोले, ले बेटी, गिलास ले जा। अन्नाकाली के जाते ही चिंताग्रस्त गुरुचरण फिर वहीं लेट गए। कुछ देर बाद फिर उनकी भांजी ललिता हाथ में चाय का कप लेकर आई और गुरुचरण से बोली, मामा जी, आपके लिए चाय लाई हूँ, उठिए चाय लीजिए। साहस कर गुरुचरण फिर उठे। ललिता के शांत चेहरे को देखते ही जैसे उनके मन की सारी अशांति और उथल पुथल समाप्त हो गई। बहुत प्यार से बोलो, तू रात भर जागी है ना बेटी, आ मेरे पास आकर थोड़ी देर बैठ। ललिता मुस्कुराई, फिर मामा के पास आकर बैठती हुई बोली, आप परेशान दिख रहे हैं मामा जी, मैं पूरी रात नहीं जागी हूँ, बस थोड़ी ही देर जागना पड़ा है मुझे। घर गृहस्थी के भार से लदे हुए कम उम्र में ही बूढ़े दिखने वाले अपने मामा की तकलीफ इस घर में ललिता से ज़्यादा कोई नहीं जानता, गुरुचरण की बेटियां भी नहीं। गुरुचरण भी यह बात जानते हैं। फीकी मुस्कुराहट से बोले, तू बैठ मेरे पास। ललिता छोटी बच्ची की तरह अपने मामा के पास बैठ गई। गुरुचरण उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, अपनी इस राजदुलारी बिटिया को अगर किसी योग्य राजकुमार को सौंप पाता तो मन को यह संतोष हो जाता कि जीवन में एक बढ़िया काम तो किया। ललिता ने सिर झुका लिया। कुछ देर
चुप रहकर गुरुचरण बोले, क्यों बेटी, अपने इस अभागे मामा के घर आकर तुझे सुबह से रात तक काम में ही जुटा रहना पड़ता है ना। ललिता ने अपने मामा के संकोच को दूर करने की कोशिश की। सहज भाव से हंसती हुई बोली, क्यों मामा जी, क्या घर में और लोग काम नहीं करते? सभी करते हैं, मैं भी थोड़ा हाथ बटा देती हूँ। गुरुचरण अपनी भांजी के सयानेपन पर मुस्कुराए। चाय पीते हुए बोले, अच्छा ललिता, आज खाना कौन बनाएगा? आश्चर्य के साथ ललिता ने कहा, कौन बनाएगा का क्या मतलब है मामा जी? मैं बनाऊंगी। अब गुरुचरण ने आश्चर्य के साथ कहा, तू बनाएगी? तुझे आता है खाना बनाना? ललिता को हंसी आ गई। बोली, क्या खाना बनाना इतना मुश्किल काम है? अगर हो भी तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने मामी से खाना बनाना सीख लिया है। सच। चाय का प्याला नीचे रखते हुए गुरुचरण ने कहा, हाँ मामा, मामी से मैंने सब कुछ सीख लिया है। मैंने कई बार खाना बनाया है। कहते हुए ललिता ने फिर सिर नीचे झुका लिया। गुरुचरण का मन बहुत हल्का सा हो गया। एक बार फिर ललिता के सिर पर हाथ रखकर उन्होंने उसे मन ही मन आशीर्वाद दिया। तभी उनकी नज़र खिड़की की ओर पड़ी। उन्होंने देखा, बाहर गली में शेखर जा रहा है। उन्हें देखते ही चिल्लाकर आवाज़ दी, शेखर। थोड़ी ही देर में एक स्वस्थ एवं सुंदर नवयुवक अंदर आ गया और गुरुचरण की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। हाथ से बैठने का इशारा करते हुए गुरुचरण ने नवयुवक से कहा, क्यों शेखर, आज सवेरे सवेरे तुम्हारी चाची ने जो कांड कर डाला है उसकी खबर तो तुम्हें मिल ही गई होगी। कांड क्या कर डाला? शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके यहाँ कन्या जन्म हुआ है, बस यही ना? गुरुचरण ने एक गहरी सांस ली और बोले, हाँ भाई, तुमने तो बहुत आसानी के साथ कह दिया, बस यही ना। लेकिन यही क्या होता है यह तो केवल मैं ही जानता हूँ। ऐसा मत कहिए चाचा जी। शेखर की मुस्कुराहट समाप्त हो गई थी। बहुत गंभीरता के साथ उसने बात पूरी की, चाची सुनेंगी तो उन्हें बहुत दुख होगा, और फिर घर में जो भी नया प्राणी आया है उसे तो प्यार और आदर के साथ ही स्वीकार करना चाहिए। गुरुचरण किसी सोच में पड़ गए, फिर बोले, प्यार और आदर के साथ स्वीकार करना चाहिए, यह तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन बेटा कई बार लगता है कि भगवान के घर में भी न्याय नहीं है। मेरे साधन सीमित हैं, फिर मेरे ही घर में इतनी लड़कियाँ क्यों? अपना यह पैतृक मकान तक तो मैंने तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रखा हुआ है। मैं इन सब लड़कियों के लिए कहाँ से जुटाऊंगा अच्छा घर और वर? खैर, इन सबको भी छोड़। यह बता बेटा, यह जो हमारी ललिता है ना, राज दुलारी, न इसके माता है न पिता। इस स्वर्ण प्रतिमा को कैसे सौंप दूँ किसी के हाथों? अगर पैसे की कमी के कारण इस रत्न को मुझे यूं ही गवा देना पड़े तो सोचो बेटा, मुझे कितना आघात पहुँचेगा। 13 साल की हो गई है, लेकिन मेरे पास इस समय इतने पैसे नहीं कि मैं इसकी सगाई कर सकूं। गुरुचरण का सर ही नहीं, आंखें भी भर आई थीं। शेखर चुपचाप सुनता रहा। गुरुचरण ने गंभीरता से शेखर की ओर देखा और फिर कहना आरंभ किया, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ शेखर। कोई मित्र हो तुम्हारा, अच्छा लड़का हो, जो बिना रुपए पैसे और गहनों के साथ इसे स्वीकार कर ले। मैंने सुना है नई पीढ़ी के बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो केवल गुणवती लड़की चाहते हैं, धन दहेज की मांग नहीं करते। अगर ललिता के भाग्य से और तुम्हारी कोशिश से कोई ऐसा ही अच्छा लड़का मिल जाए तो सच मानना बेटा, जब तक जीऊँगा तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। शेखर ने सिर हिलाया और बहुत गंभीरता के साथ कहा, अच्छी बात है चाचा जी, मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन गुरुचरण को शेखर की इस बात से संतोष न हुआ। बहुत अधीरता के साथ बोले, बेटा मेरी इस बात को भूल मत जाना, ध्यान रखना। देखो ललिता तुम्हारे सामने ही तो 8 साल से पढ़ लिख कर इतनी बड़ी हुई है। यह कितने शांत स्वभाव की है, यह तुमसे छिपा नहीं है। और फिर कितनी गुणवती और सयानी है। सारे घर का भार इस पर है। आज से सारे घर की रसोई यही करेगी। ललिता ने नज़र एक पल के लिए ऊपर उठाई और फिर नीचे कर ली। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। गुरुचरण का ध्यान इस ओर ना था। वे कहते जा रहे थे, अब देखो ललिता के पिताजी ने क्या कम पैसा कमाया था व्यापार से, लेकिन सब कुछ इस तरह दान कर गए कि अपनी बेटी तक के लिए कुछ नहीं छोड़ गए। शेखर चुप रहा। शेखर ने उनकी बात का कोई उत्तर ना दिया, हंसने लगा। वह सहसा उठ खड़ा हुआ तो गुरुचरण को ध्यान आया। पूछने लगे, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? एक केस है, इसलिए बैरिस्टर साहब के यहाँ जा रहा हूँ। शेखर ने कमरे से बाहर जाते हुए जवाब दिया। अच्छा शेखर, ध्यान रखना, कोई अच्छा लड़का नज़र में आए तो ललिता का रंग जरूर सांवला है, मगर उनका मन और स्वभाव तो एकदम स्वच्छ और निर्मल है।
संसार में शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जिसके अंदर इतनी दया, करुणा और ममता हो। गुरुचरण ने जाते जाते शेखर को फिर याद दिलाना आवश्यक समझा। शेखर हंसता हुआ बाहर चला गया। नज़रों से ओझल होने से पहले उसने इस भाव से सिर हिलाया जैसे कह रहा हो, आपने जो कुछ कहा मैं उसे समझ गया हूँ और उसका ध्यान रखूँगा। गुरुचरण ने गहरी सांस ली और हुक्के की नली हाथ में उठा ली। ललिता चाय का खाली कप लेकर कुछ सोचती हुई रसोई घर में चली गई। शेखर एक सरकारी वकील है। उसके पिता श्री नवीन चंद्र गुड़ का व्यापार करते थे। गुड़ से लाखों रुपए कमाने के बाद उन्होंने व्यापार छोड़ दिया और घर में रहकर अपना काम धाम देखते हैं। नवीन चंद्र का बड़ा लड़का अविनाश वकालत करता है। उनका परिवार मजे से है। पैतृक मकान तिमंजिला है और मोहल्ले का सबसे ऊंचा और बड़ा मकान है। गुरुचरण के मकान की छत श्री नवीन चंद्र के तिमंजिला मकान छत से मिली हुई है। दोनों परिवारों में बहुत घनिष्ठता है, इसलिए घर की स्त्रियां छत से ही एक दूसरे के घर आती जाती हैं।